के इस वीडियो में देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th हाफ ईयरली बिल्कुल लेटेस्ट 2023-24 का पेपर। कोड ए है इसका। बच्चे बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया केमिस्ट्री क्लास 11th का पेपर लाओ, जल्द से जल्द लाओ। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपना शहर, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। तुरंत लिखो अपने शहर या गांव का नाम, या आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी में मिलता जुलता सेम सिलेबस होता है क्लास 11th केमिस्ट्री का। तो 2023-24 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर। 1000 अगर इस वीडियो पे लाइक होते हैं तो केमिस्ट्री क्लास 11th का एक और मॉडल पेपर यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। 1000 लाइक का टारगेट यहाँ पर रखते हैं, तो जल्द से जल्द लाइक करो। चलो बढ़ते हैं, अपने इस पेपर को पूरा देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखना है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण देना है। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए हुए हैं, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। पहला प्रश्न बहुविकल्पी, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात कितना होता है? तो H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका 2 हो गया, इसका क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 रखते हैं तो 1:8 हम कहेंगे। इसका भारात्मक अनुपात कितना होगा? 1:8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुचुंबकीय कौन है? अनुचुंबकीय कौन है? तो कौन अनुचुंबकीय है यहाँ पर? ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कॉपर Z=19 कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है। जो पहली संक्रमण श्रेणी होती है स्कैंडियम से लेकर कहाँ तक होती है? जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है, तो वहाँ पर 29 नंबर पे कॉपर और जिंक 30 नंबर पे आता है। तो ये कौन सी ग्रुप का तत्व है, कौन से ब्लॉक का है? तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। रेखीय अणु कौन सा नहीं है? तो देखिए CO2 रेखीय है, एसिटिलीन भी रेखीय है, HCN भी रेखीय है, लेकिन H2O थोड़ा सा बेंट होता है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने जोड़े? 2 जोड़े यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रहते हैं, जिसके कारण ये हल्का सा बेंट होता है, झुका हुआ, इस तरह से मुड़ा हुआ होता है। तो ये रेखीय नहीं। रेखीय कैसा? जो बिल्कुल सीधा हो। अगला क्या है, निम्न में से किसकी विसरण गति अधिकतम होगी? तो जिसका अणुभार सबसे कम उसकी विसरण गति सबसे ज्यादा। तो आप बताना, कमेंट करके बताना। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि सबसे अधिक विसरण गति किसकी होगी? इनका अणुभार निकालना सभी का। NH3 का, ये NH3 होगा। NH3, O2, CO2 और CO, इन सभी का अणुभार निकालना। जिसका अणुभार सबसे कम आए तो उसकी विसरण गति सबसे अधिक होगी, क्योंकि ग्राहम का जो विसरण नियम है वो क्या है कि गैस का जो घनत्व है उसका अंडर रूट ले लो, उसका व्युत्क्रम के बराबर विसरण की गति होगी। यानी कि विसरण उस कण का, उस गैस का सबसे ज्यादा होगा जिसका घनत्व सबसे कम होगा, जिसका भार, अणुभार सबसे कम होगा, उसका घनत्व भी कम होगा, ठीक है। और जब घनत्व कम होगा तो विसरण गति अधिक होगी। जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बर्फ है, जब ये पिघलेगा तो ये क्या बनेगा? द्रव यानी पानी बनेगा, तो ये इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। अगर इसको गर्म कर दें तो ये गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। अणुओं में और ज़्यादा बिखराव हो जाएगा, तो ये क्या होगा? इसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे अव्यवस्था बढ़ती है किसी भी सिस्टम में, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती चली जाती है। अव्यवस्था की माप ही एंट्रोपी होती है। जहाँ पर ज़्यादा बिखराव होगा अणुओं में, कणों में, वहां पर एंट्रोपी अधिक होती है, ठीक है। एंट्रोपी का ताप पर क्या, एंट्रोपी पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाएंगे तो अणु दूर दूर भागेंगे, आपस में टकराएंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। अभी बताया। वॉन डेर वाल्स समीकरण लिखिए, A और B क्या है ये बताना है। इसके बाद ठोस NaCl विद्युत का अचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होते। अगर पानी में घोल देंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये पानी में घूमने लगते हैं, इसीलिए ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्षारीय मृदा तत्व क्या होते हैं? तो क्षारीय मृदा तत्व कौन से होते हैं? क्षार धातुएं यहाँ पर जो होती हैं कौन सी होती हैं? हलीना करे रब से फरियाद वाला सुना है? हलीना करे रब से फरियाद,
यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये क्षारीय मृदा तत्व इनको हम कह लें। क्या पूछा गया है? क्षारीय धातुएं जो होती हैं, ठीक है, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षार मृदा धातुएं तो फिर ये हो जाएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जो सेकंड डे वाला है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेमक्के सरबारा, स्ट्रोंशियम और रेडियम, ये क्षारीय मृदा धातुएं हो जाएंगी। परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। तो परमाणु त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? कोई परमाणु है हमारे पास, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही यहाँ पर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। तो इसके नाभिक का जो नाभिक है, जो केंद्र है, उससे जो आउटर शेल के बीच की दूरी होती है उसी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, किसी परमाणु को लेना और उसमें स्पष्ट करना है आपको कि इसमें 5 कक्षक ही पाए जाते हैं। अब देखो बड़े अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल मत छोड़ना इनको, ये मॉडल पेपर है, अगर इसको सॉल्व करके जाते हो तो 100% आप 70 में से 65 नंबर आराम से ले आओगे। मोल की एसआई इकाई चिन्हित कैसे करते हैं? मोल को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ के एक मोल क्या होता है? किसी पदार्थ के अणु भार के बराबर ग्राम में भार उसका मोल कहलाता है। जैसे जल का अणु भार कितना हुआ? 18, तो 18 ग्राम जल उसका एक मोल कहलाएगा। CO2 का अणु भार कितना हुआ? यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 दूनी 16, 12 16 कितना होता है? 12 16, 12 और 16, ठीक है, 12 और 16 यहाँ पर क्या होगा? 32, इसका 44 होता है। अणु भार कितना होता है? 44 का, तो 44 ग्राम अगर हम CO2 लेंगे तो वो उसका एक मोल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी SO2 की आकृति बंकित क्यों होती है? वास्तविक गैस आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों करते हैं? स्वप्रवर्तित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। CO2 अणु की संरचना की व्याख्या करिए। तत्वों के द्वितीय आयतन एंथैल्पी का मान प्रथम आयतन एंथैल्पी से अधिक क्यों होता है? हुंड का नियम बिल्कुल मत छोड़ना। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर प्राप्त किया जा सकता है? आयनन एंथैल्पी क्या है? आवर्त सारणी में आवर्तों एवं समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी कैसे परिवर्तित होती है? अब आयनन एंथैल्पी पे बहुत पूछा जा रहा है, तो किसी एक परमाणु की गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निष्कासित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे आवर्त सारणी में, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या इधर घटती जाती है, इधर परमाणु त्रिज्या घटती है और किसी में टॉप से अगर हम बॉटम आएंगे तो बढ़ती है। तो आयनन एंथैल्पी का मान इधर जाने पर बढ़ता जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटता जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको इधर उधर अपवाद वगैरह देखने को मिलते हैं। NH3 तथा NF3 की अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, क्यों है? अभिक्रिया एंथैल्पी और संभवन एंथैल्पी को उदाहरण सहित बताओ। दहन एंथैल्पी और उदासीनीकरण एंथैल्पी सहित परिभाषित कीजिए। हैस का नियम बिल्कुल मत भूल जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सरल भी है। इसका अनुप्रयोग। अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए, इस नियम का महत्व और सीमाएं लिखिए। इसके बाद वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं, इनके मुख्य लक्षण लिखिए। सिग्मा और पाई आबंधों को उदाहरण द्वारा समझाइए। दीर्घ अथवा प्रवर्धित आवर्त सारणी क्या है, समझाइए। तो पूरी जो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपको बना देनी है। S ब्लॉक, बीच में D ब्लॉक और इधर साइड में P ब्लॉक, नीचे F ब्लॉक। बड़ी सिंपल सा इसका प्रारूप होता है। बता देना कि S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है। 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक में अलग अलग तत्वों को रखा गया है। किस तरह से बनेगा? यहाँ पर S ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पर D ब्लॉक बनेंगे, 4 श्रेणियाँ, ठीक है, और इधर यहाँ पर P ब्लॉक बनेगा 13 से लेकर 18 समूह तक, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पर 2 इस तरह से लेकर लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स बनती हैं। इसके बाद क्वांटम संख्याएं क्या हैं? क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। कौन सी होती हैं? मुख्य क्वांटम संख्या n, इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या l, इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या m और चक्रण क्वांटम संख्या s। ये अलग अलग परमाणु के बारे में अलग अलग जानकारी देती हैं। नाम मैंने आपको बता दिए, संकेत भी बता दिए हैं। इलेक्ट्रॉन मेघ धारणा के आधार पर कक्षक को परिभाषित कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, उसी हिसाब से कक्षक होते हैं। जैसे S कक्षक कैसा होता है? उसमें गोल गोल क्लाउड्स होते हैं। जो P होता है उसमें इस तरह से डंबल आकार में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। और जो D होता है उसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं।
इसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत संक्षेप में लिखिए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत, किसी कण की स्थिति और संवेग में त्रुटि जरूर होगी। और ये त्रुटि कितनी होगी, देखो इसका क्या होता है, h/4π इसके बराबर होगी या फिर इससे अधिक होगी। किसमें त्रुटि होगी, इसकी स्थिति में और इसके संवेग में। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। तो ये पूरा पेपर है, बाकायदा सॉल्व करेंगे इसको हम कॉपी पेन पे। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि दिखाओ भैया पेपर दिखाओ, तो मैंने आपको दिखा दिया। और भी मॉडल पेपर हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के, वो भी आएंगे। 1000 लाइक जल्दी से कंप्लीट करो इस वीडियो पे, तुरंत वो वाला पेपर भी अपलोड होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंथैल्पी वगैरह के इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो एंथैल्पी, ठीक है, ये सब आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना। बेसिक पेपर है क्लास 11 का, हाफ ईयरली के लिए बिल्कुल परफेक्ट पेपर है। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। हेस का नियम हो गया, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, क्वांटम संख्याएं, इसके अलावा मोल क्या होता है, मोल संख्या क्या है, वॉन डेर वाल्स क्या, एंट्रोपी थोड़ा बहुत, DSP/DF उपकोष क्या होते हैं, क्षारीय मृदा तत्व क्या है, क्षारीय तत्व क्या है, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, S ब्लॉक के बारे में। तो ये बेसिक टॉपिक हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा पेपर यहाँ पर है 11th के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से, तो इसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आप जाना, टेलीग्राम पर पहुँच जाओगे, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।